दोस्तों, सेल्यूलॉइड से उतरकर जो सितारा आज हमारे स्टूडियो में चमका है, उसका नाम है रेणुका शहाणे। रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री रेणुका शहाणे से बातचीत की है महेंद्र मोदी ने। श्रोताओ, एक कलाकार, एक चर्चित चेहरा, कभी वो किसी कार्यक्रम का एंकर है, कभी किसी फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और कभी किसी ऐसे टीवी सीरियल में वो गा रहा है जो गाने पर आधारित है। क्या ये सारी चीजें एक ही कलाकार में हो सकती हैं? हाँ, हाँ, होती है ना? जी हाँ, आपने सही पहचाना। हमारे साथ आज हैं रेणुका शहाणे। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी मैं श्रोताओं से यही बातचीत कर रहा था कि इतनी सारी चीजें एक ही कलाकार में अगर हो सकती हैं तो उसका नाम रेणुका शहाणे हो सकता नहीं, है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे नहीं, हैं। नहीं। बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास ये प्रतिभाएँ हैं। बहुत सारे नहीं, बहुत कम हैं, यूँ कह सकते हैं। तो हमारे श्रोता आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी। बहुत, बहुत, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम बताना भी चाहते हैं। तो फिर शुरू करें? जी। रेणुका जी, सबसे पहले तो आप ये बतलाइए कि कला तो कला है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे जी। वो चित्रकारी हो। जी। लेकिन एक कलाकार को अपने अंदर के कलाकार को पहचानना सबसे पहले ज़रूरी बिल्कुल होता सही है। है। तो ये पहचान आपको अपने आप से पहचान कब हुई आपकी? एक्चुअली अपने आप से बहुत कम पहचान मिलती है, क्योंकि अपनी जो पहचान बनती है वो दूसरे लोगों से बनती है। जी। तो अगर आपके इर्द-गिर्द जो या तो आपके परिवार के लोग हैं या आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से अगर आपको ये भावना नहीं मिली कि आप ये कला कर सकते हैं आगे जी, जाकर, जी। तो आप पहचान नहीं पाते कि आप में किस कला का क्या गुण है। अच्छा। तो बचपन में तो बहुत सारे अपने टैलेंट्स होते हैं जो अपने माँ-बाप डेवलप करना चाहते हैं। उसी तरह मेरी माँ चाहती थी कि मैं नृत्य भी सीखूँ और गाना भी सीखूँ। तो दोनों क्लासेस में मुझे डाला गया और दोनों में मैं बिल्कुल सफल नहीं रही। तो तब मुझे लगा कि वही कला के क्षेत्र में मैं सिर्फ़ श्रोता के हैसियत से ही शायद जा पाऊँगी, पर शायद कलाकार नहीं बन पाऊँगी। ऐसे कोई सपने भी नहीं थे कि मैं कलाकार बनूँ। वैसे ये बहुत रेयर होता है, कलाकारों का पढ़ाई में जी। कम होता है ध्यान, हाँ, लेकिन नहीं आपका पर पढ़ाई में। एक्चुअली एक्टर्स मैंने बहुत सारे एक्टर्स का सुना है कि बचपन से फ़िल्में देखते थे तब उनको लगता था कि मैं भी एक बार हाँ, एक्टिंग करके देखूँ हाँ। या मुझे भी अमिताभ बच्चन बनना है, जो भी अपने ख्वाब होते हैं। हुँ। तो मेरा ऐसा कोई नज़रिया नहीं था। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर एक्चुअली हॉबी के तौर पे शुरू किया था, एज़ अ सिंगर मुझे बुलाया गया था अच्छा। और फिर मुझे लगा कि ये स्टेज पे जो घूमते हैं लोग और लोगों के सामने आते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। तो मुझे जब मौका मिला स्टेज पे आने का, तब मैंने वो मौका लिया और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कलाकार बन सकती हूँ। अच्छा, तो तब से आपने अपने अंदर के कलाकार को जी, पहचाना। जी। उम, जैसा कि आपने बताया कि आपको सबसे पहले गाने के लिए बुलाया गया जी, था। तो ये तो स्वाभाविक है कि गाना और एक्टिंग करना दोनों बहुत अलग-अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो ये अंदर से अभिनेत्री कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई? अम, पैदा यूँ हुई हुँ। कि जब मैं पहली बार गाने के लिए स्टेज पर गई थी, हाँ। तो मैंने सामने वाले लोगों को देखा और मुझे पसीना आ गया हुँ। और मैंने पहला सिर्फ़ आलाप शुरू किया और मैं स्टेज से निकल गई और मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने माँ से कहा कि मैं कभी नहीं गा पाऊँगी क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। तो इस वज़ह से मैं बैकग्राउंड में कोरस वग़ैरह में गाया करती थी। पर पहली बार जब मैं स्टेज पे गई अभिनेत्री के तौर पे, तब मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हुई। तो अच्छा। एक जो एहसास होता है कि यही मेरी दुनिया है, इसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ अपने आप को, वो मुझे हुआ और इस वज़ह से मुझे लगा कि शायद यही मेरे लिए सबसे सही है। मतलब आपको लगा कि रास्ता अब मिला है। जी। जो दूसरे नृत्य है या गाना है, हाँ, वो ऐसे नृत्य रास्ते तो से। पहले ही मतलब पहले दिन से ही मुझे लगा था कि ये मुझे सूट नहीं करता और आज तक सूट नहीं करता। अच्छा। तो इस तरह से आपने अपने अंदर की अभिनेत्री को पहचाना जी। और उसे
दुनिया के सामने पहचान देने की कोशिश शुरू की? ये जी। कोशिश कैसे शुरू की, ये बताइए? पहले तो मैं सिर्फ़ हॉबी के तौर पे जैसा कि मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया करती थी जी। और उसके बाद पढ़ाई जारी थी मेरी और मैं पढ़ना भी बहुत चाहती थी। तो एमए कर दिया मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो तब तक तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं किसी होड़ में लग जाऊँ कि मुझे अभिनय करना है। हुँ। उसके बाद जब मैंने सोचा कि बहुत हो गई पढ़ाई, 1 साल का ब्रेक ले लूँ और उसके बाद पीएचडी के बारे में विचार करूँ। उस ब्रेक के दौर में मुझे कुछ ऐसे अचानक ऑफ़र्स मिले। अब मेरे करियर में मेरा मानना ये है कि लक का बहुत बड़ा सहारा रहा है। तो उस वक़्त मुझे वो ऑफ़र्स मिले, मुझे चुना गया उन रोल्स के लिए और तब जाके 2 रोल्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे व्यावसायिक रूप में अभिनेत्री बनना है। सबसे पहले आपको जो दर्शकों ने पहचाना, वो सुरभि में जी, पहचाना। सुरभि में। तो ये सब जो बातें आप बता रही हैं, इस सुरभि से पहले की बात है या सुरभि पहले के की बाद बात की? है। अच्छा। एक्चुअली मैंने ये बात अभिनेत्री जब मैंने अपने आप को सोचा कि मैं व्यावसायिक अभिनेत्री बनूँगी, वो जब मैंने सर्कस ये दूरदर्शन पर जो जी, जी, हाँ। मालिका आई थी, जी। धारावाहिक आया था उस वक़्त मैंने सोचा था और उसके बाद मैंने सुरभि किया। लेकिन हुआ ये कि सुरभि पहले टेलीकास्ट हुआ और उसके अच्छा, बाद अच्छा। सर्कस आया, तो लोगों को लगता है कि मेरी मतलब पहली सीरियल सुरभि हाँ, है। पहचान आपकी जो पहचान तो बनी। सुरभि से ही बनी। हाँ, हाँ। तो सुरभि के बाद की बातें और सुरभि की बातें हम बाद में करेंगे। पहले आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे? एक बहुत चार्मिंग अभिनेता हैं जी। शशि कपूर उनका गीत पेश करना चाहूँगी मैं, खिलते हैं गुल यहाँ फ़िल्म शर्मिली से। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ हाँ झीलों के होठों पर मेघों का राग है फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है झीलों के होठों पर मेघों का राग है फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है दिल के आईने में तू ये समा उतार ले खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। रेणुका जी, बहुत अच्छा गाना सुनवाया आपने। पहला गाना सुनकर ही लग रहा है कि बहुत अच्छी पसंद है आपकी, जहाँ तक संगीत का प्रश्न है। और हो भी क्यों ना, आप खुद स्टेज पर जैसा आपने बताया कि आपने स्टेज पर गाया है एक और उसके आलाप। बाद
लेकिन उसके बाद आप चर्चित रही हैं टीवी पर एक शो को एंकर करने के लिए जिसमें आप खुद गाती थी। जी, खुद गाती थी, लेकिन मुझे बहुत हर गाने के पहले पसीना आता था और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैंने 1 साल में ही वो शो छोड़ दिया। तो ऐसा कीजिए, आप थोड़ा-सा पसीना अपने चेहरे पे अभी भी ले आइए, क्योंकि एक अच्छा। गाना हम सुनने वाले हैं आपसे। अरे बाप रे! ये क्या इम्तिहान है। तो कुछ हमें सुनाइए। ठीक है, सिंपल सा गीत है। जी। अजीब दास्ताँ है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंज़िलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम, अजीब दास्ताँ है ये। रेणुका जी, सुरभि के बाद आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। जी। तो हमें ज़रा-सा बतलाइए कि जो टीवी पर सीरियल्स में आपने काम किया, उसमें आपके अनुभव किस तरह के रहे हैं? जी। सुरभि एक अलग तरह का कार्यक्रम था जी, बिल्कुल। और आपका जो उसमें रोल था, वो भी कुछ अलग तरह का था। जी। लेकिन जहाँ धारावाहिक की बात आती है, जी। वहाँ बहुत कैनवस बहुत लंबा-चौड़ा हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उस लंबे चौड़े कैनवस के साथ आपने कैसे एडजस्ट किया? आपने अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया ज़्यादा? सुरभि ये कार्यक्रम लोगों को मुझे लगता है इसलिए पसंद था और आज भी पसंद है क्योंकि कला और संस्कृति के बारे में ये बताता है, ज्ञान देता है, लेकिन फिर भी दिलचस्पी उस चीज़ में कम नहीं करता कि एक ढंग होता है ना बोलने का जिसकी वजह से आदमी सिर्फ सो जाए, मतलब सुने ना कि जी। आप क्या कह रहे हैं। वैसा नहीं है ये प्रोग्राम और ये सोचकर ही मेरा चुनाव हुआ एक्चुअली प्रोग्राम के अच्छा, लिए। अच्छा, अच्छा। क्योंकि सिद्धार्थ काक की एक गंभीर भूमिका रहती है शो जी, में और इसमें फिर बीच में मैं बोलना हाँ चाहूँगा। जी, ज़रूर। मैंने तो सुना था कि आपकी मुस्कुराहट को देख कर के आपका चुनाव हुआ। हाँ, तो वहीं पे आ रही हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुस्कुराहट पे क्योंकि जो मेरा चयन का जो टेस्ट था, जी, वीडियो टेस्ट, जी। उसके लिए जब मैं गई तो एक लंबा-चौड़ा हिंदी में भाषण बृहदेश्वर मंदिर के बारे में दिया गया, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैंने सिर्फ रटा हुआ था वो और मैं बोल गई और बोल भी कैसे गई, मतलब हकलाते हुए और पता नहीं कितनी बार मैंने स्टंबल किया, फंबल किया और फिर भी ज़ोर-ज़ोर से हँसे जा रही थी मैं। मतलब बिल्कुल नर्वस नहीं हुई। तो यही बात पसंद आई उन लोगों को और उन्होंने जो सवाल-जवाब का सेक्शन था, उसके लिए मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया और फिर बाद में जब उसका स्वरूप बदल गया, तब मैं पहले से मतलब शुरुआत से फिर सिद्धार्थ जी के साथ आने लगी। जी। और उसमें ये बात हुई कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ हुआ कि लोग मेरा नाम जानना लगे। मतलब किसी कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको कैरेक्टर के हिसाब से जाना जाता है। जैसे जी। कि हम आपके हैं कौन में कहते हैं, मुझे भाभी-भाभी कहते हैं। हुँ। लेकिन यहाँ पर लोगों के घर में मैं एज़ रेणुका शाहनी पहुँची, इसलिए वहाँ मेरा नाम एस्टेब्लिश हुआ। जी हाँ। ये बहुत ज़रूरी जी, था। बिल्कुल। यहाँ एक छोटी-सी बात मैं पूछना जी। चाहूँगा। आपने कहा कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं हुईं जी। और हँसती रहीं, खिलखिलाती रहीं। कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि एक्टिंग करते हुए या जब आप सेट पे हैं, आपके इस तरह हँसने और खिलखिलाने से आपके साथ का आर्टिस्ट नर्वस होने लगे? बेचारे सिद्धार्थ जी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बहुत काफ़ी लोगों ने अब प्रशंसक तो बहुत सारे मिले, जी। लेकिन वैसे ही आलोचक भी मिले, उस वाह! हँसी की वजह से क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक चुलबुली सी लड़की और ऐसे हँसी-मज़ाक में वो कार्यक्रम कर रही है, वो ज़्यादा लोगों को स्पेशली बुज़ुर्ग लोगों को पसंद नहीं आया। और अच्छा। मुझे काफ़ी खत आए उस बारे में और मैं छठे प्रोग्राम के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस सब को बहुत सीरियसली गंभीरता से लूँ और बड़ों का मानना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल हँसना बंद मैंने कर दिया। और सिद्धार्थ जी को पता नहीं लग रहा था, उन्होंने पूछा क्या बीमार हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? आज हँस क्यों नहीं रही हो? तो मैंने कहा नहीं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इसमें हँसना कम चाहिए, वरना लोग सीरियस नहीं लेंगे अपनी बातें। तो सिद्धार्थ जी ने कहा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम प्लीज़ जिस काम के लिए बुलाई गई हो वो काम करते रहो। पर जैसे आपने कहा धारावाहिकों में काफ़ी लंबा सिलसिला चलता है, लेकिन मुझे दिलचस्पी इसलिए लगती है अभिनय में या धारावाहिक में काम करने में, क्योंकि आप किसी और का रोल अदा कर रहे हो, आप नहीं हो। जी हाँ। और उस दूसरी लड़की के दिमाग में या शरीर में जाकर उसको लोगों के सामने एक बहुत ही सहजता से पेश करना, ये
बहुत सीखने की बात है। बिल्कुल। और अभिनय ऐसी बात है कि हम कभी सीख नहीं पाते। बिल्कुल। तो इसलिए धारावाहिक में काम करना मुझे कभी बोरियत नहीं होती उससे। एक दूसरी ही ज़िंदगी जीना है हाँ, वो। बिल्कुल। उस वक़्त आप नहीं रहते। नहीं रहते। अभी कुछ और हो कोशिश तो जाते यही हैं। रहती है जी कि हाँ, जी। आप ना रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में जो आपको निर्देशक मिले हैं, उनका क्या रोल रहता है? आपके अंदर जो अभिनेत्री है, हुँ। वो स्वयं जो खुद कंसीव करता है, वही करता है या कि नहीं, अ, मैं एक्चुअली अपने आप को अपने निर्देशकों के हाथ में छोड़ देती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं सवेरे उठ के तो मैं ये सोचकर सेट पर नहीं जा सकती कि मैं इस तरह से आज ये रोल करूँगी या मेरे दिमाग में जो रोल के बारे में है, वही सही है। क्योंकि निर्देशक को एक्चुअली पता होता है कि कौन-सा कैरेक्टर क्या करने वाला है और पूरा जो ग्राफ होता है किसी भी धारावाहिक का, वो सिर्फ़ निर्देशक या राइटर ही जानते हैं। तो मैं बिल्कुल अपने आप को उनके हाथ में सौंप देती हूँ और फिर सजेशंस वगैरह तो वो तो ऑब्वियसली हम सब देते हैं और फिर सह कलाकारों का भी बहुत योगदान होता है। जी। तो किसी भी कैरेक्टर को अगर आपने अच्छी तरह से निभाया है, तो ये श्रेय सिर्फ़ आपको नहीं जाता, ये आपके निर्देशकों को, राइटर्स को और सह कलाकारों को जाता है। ये एक अकेली का मीडियम नहीं है अभिनय, एक ग्रुप कला है। जैसे संगीत मैं मानती हूँ कि बहुत अकेला मीडियम है या राइटिंग भी। उसमें अगर आसपास के लोगों ने नहीं आपको मतलब कुछ सजेशंस दिए तो भी चल जाता है। एक बहुत पता नहीं उसमें एक अलग साधना है। लेकिन अभिनय इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर सामने का आर्टिस्ट ठीक तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तो आप कितना भी उतना अच्छा अच्छा नहीं कीजिए। कर हाँ, सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएँ, आपकी पसंद का एक और गीत हो जाए? अ, ये मेरी सबसे पसंदीदा फ़िल्म कागज़ के फूल का गीत है अच्छा। और मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री वहीदा रहमान जी जी। और निर्देशक गुरुदत्त जी। वक़्त ने किया क्या हसीं सितम। क्या हसीं सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया क्या हसीं सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हसीं सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया
वाह, ये भी बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने। हम लोग बात कर रहे थे अभिनय की, और निर्देशक का जो रोल रहता है, उनकी जो भूमिका रहती जी। है आपकी भूमिका को बनाने में, कलाकार की भूमिका जी। को बनाने में। आप किस तरह की भूमिकाएँ पसंद करती हैं और किस तरह से भूमिका का चयन करती हैं? एक तो चयन इस प्रकार करती हूँ कि भूमिका में मुझे क्या अलग करने को मिल रहा है। क्योंकि टेलीविज़न ये एक ऐसा माध्यम है कि आप हर हफ्ते लोगों के सामने आते हैं, और ऐसा ना हो जाए कि एक समय पर आपके अगर 3-4 सीरियल्स एक साथ चल रहे हो, तो लोगों को आपको देख-देख कर बोरियत हो जाए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हालाँकि ये डेंजर हमेशा रहता है क्योंकि कोई भी कलाकार इतना वर्सेटाइल नहीं होता कि अलग-अलग किस्म से अभिनय हाँ, करे। लेकिन अगर आप सब में मुस्कुराती रहेंगी तो कोई बोर नहीं अच्छा। होंगे। नहीं, पर मैंने एक्चुअली मुझे बताया गया है, ये दर्शकों का कहना है कि जी। मैं रोती बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। तो शायद हँसती भी बहुत अच्छा हूँ, रोती भी बहुत अच्छा हूँ, ये अच्छी जी, बात है। जी। पर मेरी पहली जो सीरियल थी इम्तिहान, उसमें मैं बहुत लकी थी कि मुझे रवि राय निर्देशक थे उस धारावाहिक के, उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील किस्म के निर्देशक हैं और एक्सपेक्ट भी वैसा ही करते हैं अपने अभिनेताओं से। तो वो मुझे उनकी स्टाइल बहुत जचती है। श्रोता के रूप में भी जब मैं, या दर्शक के रूप में जब मैं किसी चीज़ को सुनती हूँ या देखती हूँ, तो मुझे जो संयम से किए हुए चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद आती है इसके बजाय कि लाउड चीज़ें। तो इम्तिहान में जो मेरा रोल था वो लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी लड़कियों ने मुझे खुद खत लिख कर बताया कि कैसे प्रभावित हो गईं वो उस रोल से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मेरा चयन अलग हो गया कि मैं ऐसी कोई भूमिका ना अपनाऊँ जिसकी वजह से किसी पर कुछ गलत प्रभाव हो। तो ये चयन का 1-2 ये मैंने सोच के रखे हैं। और फिर निर्देशक और फिर राइटर्स जो हैं अगर अच्छे हैं, सब सह-कलाकार अच्छे हैं, तो फिर वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। दर्शक आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये भी सोचती हैं आप? अ, नहीं, क्या एक्सपेक्ट करता है ये नहीं सोचती, क्योंकि दर्शक तो वही एक्सपेक्ट करेंगे जो उन्होंने पहले देखा है और अच्छा लगा हुआ है। अच्छा। जैसे कि उनको मेरी हँसी पसंद है, तो काफ़ी मेरे जो रोल्स हैं जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए रोती रहती हूँ, तो वो पसंद नहीं आते। मुझे खत मिलते हैं कि आप रोती रहती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, बीच-बीच में हँसा कीजिए। तो वो उस रोल के हिसाब से सही नहीं है उस वक़्त, तो मैं ऐसे ही अचानक बीच में हँस नहीं सकती। तो ये चीज़ें जो हैं वो दर्शकों को शायद उसकी मालूमात ना हो, लेकिन हम एज़ कलाकार हमको मालूम है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो दर्शकों की एक्सपेक्टेशन उस हद तक आपको मतलब अफ़ेक्ट करनी चाहिए कि भई आप ऐसा कुछ ना करें जिसकी वज़ह से आपका सम्मान उनकी आँखों में चला जाए। इतना आपको ये रखना चाहिए। पर अच्छा। बाकी जो चुनाव है या जिस प्रकार से आप अपने रोल्स निभाते हैं, उसमें दर्शकों का इतना बड़ा ये नहीं होता। जैसे कि हम जब काम करते हैं, 10,000 लोग हमें देखते हैं हुँ। या फिर टेलीविज़न पर देखते हैं, तो उनके बहुत सारे सुझाव आते हैं। लेकिन किस सुझाव पर अमल करना, किन सुझावों पर नहीं, वो तो फाइनली निर्देशक और हम ही डिसाइड करते हैं। रेणुका जी, हम बात को आगे बढ़ाएँ इससे पहले गाना। जी हाँ। मेरे बहुत पसंदीदा अदाकार हैं शम्मी कपूर। जी। उनका ये गाना मुझे ख़ास पसंद है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से सीरियस रोमांटिक उन्होंने अदा दिखाई है उनकी। मुझे बहुत पसंद आई है। फ़िल्म तीसरी मंज़िल का तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।
के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। दोस्तों, सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आज आप रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री रेणुका शाहने की दिलचस्प बातचीत सुन रहे हैं। आपसे बात की है महेंद्र मोदी ने। रेणुका जी, छोटे पर्दे की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, अब बड़े पर्दे की बात करें। हाँ, सब उसी की तरफ जाना चाहते हैं। आपने हिंदी की कुछ फिल्मों में भी काम किया है, मराठी की कुछ फिल्मों में भी काम किया है, तो आप हमें जो बड़े पर्दे के कुछ अनुभव हैं वो बतलाइए। क्या आपको अच्छा लगा छोटे पर्दे की तुलना में, क्या अच्छा नहीं लगा? ठीक है। नहीं, सबसे पहली मेरी एक्चुअली जो फिल्म थी वो एक गुजराती फिल्म थी। अच्छा, हाँ, अच्छा। उसका नाम था हूँ हुशी हुशी लाल। एक्सपेरिमेंटल किस्म की फिल्म थी और हूँ हुशी हुशी लाल के वक्त मुझे गुजराती बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हूँ मतलब मैं, हाँ। हुशी हुशी लाल नाम है। अच्छा, 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 हाँ? अच्छा। तो उसमें मैं मेन रोल अदा कर रही थी, जो हुशीलाल के ऑपोजिट वाली परवीन का रोल निभा रही थी। तो उसमें मुझे गुजराती आती नहीं थी उस वक्त, और मैंने पूरी फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन देकर काम किया, बिकॉज मुझे भाषा की कोई जानकारी नहीं थी। मैं पूछ लेती थी कि इसका मतलब क्या है वगैरह, और गुजराती से थोड़ा बहुत हमारा ताल्लुक रहता है मुंबई में रहकर, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मतलब उसके बाद अच्छा भी लगा कि बड़े पर्दे का एक अनुभव मिला, लेकिन ये भी लगा कि भाई जहाँ भाषा नहीं आती वहाँ अभिनय करना बहुत कठिन है, क्योंकि कंप्लीट कंफर्टेबल नहीं लगता। उसके बाद मैंने 2 तेलुगु फिल्में की। अच्छा। मनी और मनी मनी। वाह वाह वाह। उसके बाद मराठी फिल्में की। अच्छा। और फिर हिंदी। अच्छा। अब हिंदी के लिए जब हम आपके हैं कौन के लिए जब भाभी के लिए ढूंढ रहे थे लोग, तो 3 लोगों ने एक साथ मेरा नाम सजेस्ट किया, सूरज बड़जात्या को, एक ही दिन में। तो ये अगेन लक की बात है। तो तीनों लोग, एक हमारे आर्ट डायरेक्टर बिजॉन दास गुप्ता, एक हमारे मेकअप मैन जयंती दादा, और एक उन्हीं के प्रोडक्शन में जो हैं उन्होंने नाम सजेस्ट किया था। तो सूरज जी को पता ही नहीं था कि ये कौन लड़की है, रेणुका शाहने। तो हमें बुलाया गया, ऑफिस में हम गए। तो जब हमने एंट्री ली तो दोनों ने मतलब सूरज जी और उनके पिताजी राज जी ने मुझे देखा और कहा कि तुम तो बहुत छोटी दिखती हो,
तो बड़े पर्दे छोटे पर्दे पर काफ़ी बड़ी लगती हो। मैंने कहा हाँ, वैसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी स्क्रीन टेस्ट लेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। पर उसके पहले उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और उस वक़्त जिस प्रकार से उन्होंने कहानी सुनाई, उसको लगे 5 घंटे। मतलब पूरा विथ बैकग्राउंड म्यूज़िक, सारे गाने वगैरह सब कुछ सुनाया हमें। फ़िल्म में 2.5 घंटे लगे और हाँ, उसमें और 5 5 घंटे घंटे लगे। लगे। अच्छा। नहीं, आपने तो एडिटेड वर्ज़न सुना ना या देखा? मैंने तो पूरा वर्ज़न देखा, जी हाँ, सुना। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तुम्हें भाभी के रोल के लिए हम मतलब पूछ रहे हैं, तब तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ज़मीन पे चल रही हूँ या मैं आसमान में उड़ रही हूँ। सच में, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस रोल के लिए मेरा चुनाव हो रहा है। जी। फिर भी उन्होंने 3 टेस्ट लिए मेरे, एक विद मेकअप, फिर कॉस्ट्यूम के साथ वगैरह-वगैरह। और इतने अच्छे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ कि हम अक्सर ये सोचते हैं जो छोटे पर्दे पर काम करते हैं कि पता नहीं फ़िल्मी माहौल क्या होगा, बड़े पर्दे पर जिस प्रकार के लोग हैं, उनके साथ हमारी निभेगी कि नहीं। तो ये निर्माता ही इतने अच्छे थे बरजातिया कि उन्होंने मुझे कंफर्टेबल बनाया। उन्होंने सलमान खान और भाग्यश्री की मैंने प्यार किया कि टेस्ट मुझे दिखाई कि देखो अच्छा। ऐसी होती है टेस्ट, और फिर मुझसे टेस्ट करवाई और फिर मैं पास हो गई। और उसके बाद जो मतलब दौर शुरू हुआ, माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ काम करना, मुनीश बहल और सब बड़े-बड़े कलाकार ही थे, सब मतलब एस्टैब्लिश्ड कलाकार थे। मैं जी हाँ। अकेली एक नहीं, और शायद कुत्ता नया था, बाकी फ़िल्म में सब मंजे हुए कलाकार थे। पर रोल ही वैसे उस इतना कुत्ते अच्छा को था। मैं पहले 2-3 फ़िल्मों में देखा देख है? चुका हूँ। हाँ। पर ये अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह का वातावरण आपने फ़िल्म में देखा, उसी जी। तरह का माहौल उन्होंने बनाए रखा फ़िल्म के सेट्स पर। गाना, बजाना, जोक्स वगैरह-वगैरह। और माधुरी के साथ ख़ास तौर पे मुझे काम करना बहुत पसंद आया, बिकॉज़ एक तो वो मेरी बहुत पसंदीदा कलाकार रही थी, जी। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन अभी भी हूँ उनकी। और फिर जिस तरह से वो काम करती हैं और उनका लगन देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आई हूँ या कोई नई हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्रोत्साहन दिया। रेणुका जी, बड़े पर्दे पर आपको सौभाग्य से अ, बहुत अच्छे लोग मिले, जी। शुरुआत में जी पहली हाँ, फ़िल्म में, तो आपका उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ा। बढ़ा ही। अ, संगीत से भी आदमी थोड़ा उत्साहित होता है, नहीं? गाना सुना दें? हाँ। हम आपके हैं कौन फ़िल्म का ही जी सुनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ला 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 ला, ले 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 ला ला ला, ला 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 ला, ले 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 ला ला ला। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ला 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 ला, ले 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 ला ला ला, ला 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 ला, ले 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 ला ला ला। मैं बोली के लाना तू इमली का दाना, मगर वो छुआरे ले आया दीवाना। मैं बोली के मचले है दिल मेरा हाय, वो खरबूजा लाया जो नींबू मंगाए। पगला है कोई उसको बताना, हर
पगला है कोई उसको बताना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, होय 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 दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। मैं बोली के लाना तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशे ले आया नाड़ी। मैं बोली खिला दे मुझे तू खटाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई। मुश्किल है यूं मुझको फसाना, मुश्किल है यूं मुझको फसाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। उई माँ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। रेणुका जी, अभिनय तो अभिनय है, ऐसा कहा जाता है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो छोटा पर्दा हो, चाहे बड़ा पर्दा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फर्क तो होता ही है। जी आप चूंकि तीनों से जुड़ी हुई रही हैं, तो इस फर्क के साथ किस तरह से अपने आप को ढालती हैं? जी मुझे लगता है कि किसी भी अभिनेता को पहले थिएटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो फाउंडेशन नींव होती है एक्टिंग की, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलती है। और एक एडवांटेज थिएटर का ये भी है कि एक बार आपने डायरेक्टर के हाथ के नीचे काम किया, 1 महीना जो भी तालीम करनी है वो की, उसके बाद जब आप स्टेज पर जाते हो तब आप अपने होते हो, आप अपने और दर्शकों के होते हो। फिर स्टेज पर कोई डायरेक्टर आके आपको ये नहीं कह सकता कि ये क्यों कर रहे हो और ये क्यों नहीं कर रहे हो, यू नो, मतलब उड़ने के लिए फ्री रखते हो ऑन स्टेज। थिएटर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी क्षमता जो है वो थिएटर में अच्छी तरह से समझ आती है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि थिएटर में आदमी थोड़ा सा लाउड ज्यादा हो जाता है? नहीं, ज़्यादा बिकॉज ज़रूरत है उसकी। माइक्स वगैरह इतने हमारे नज़दीक नहीं होते कि हमको तो थ्रो करना ही पड़ता है। ये इवन जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी ज़्यादा लाउड करने पड़ते हैं, क्योंकि डिस्टेंस होता है दर्शकों में और हम में। लेकिन अब छोटे पर्दे पर जब काम करने लगो तो यही हमें फिर से सीखना पड़ता है कि हमें ये नहीं करना है यहाँ पर। तो वो एक थोड़ा सा अरसा लग जाता है उसमें, लेकिन एक बार सीख जाओ तो फिर बहुत मुश्किल होता है जब आपको थिएटर करना पड़ता है, क्योंकि तब आपको लगता है कि ये सहज नहीं है, क्योंकि आप टेलीविजन पर इतने सहजता से बोलते हो और सब कैप्चर होता है, विस्पर भी कैप्चर होता है, उसमें कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ता। फिर से अगर आप थिएटर करो तो फिर उसकी फिर से स्टाइल मतलब बदलनी पड़ती है अपनी एक्टिंग की। और बड़े पर्दे पर चूंकि ऐसा होता है कि अगर मूड क्रिएट करना होता है तो सिर्फ अभिनेता को ही ध्यान में नहीं रखते, लाइटिंग होता है या म्यूजिक होता है। आप बहुत छोटे होते हो बड़े पर्दे पर, कंसंट्रेशन टेलीविजन का सिर्फ अभिनेता पर होता है, लेकिन बड़े पर्दे पर ऐसा नहीं होता जी। तो इस वजह से वो भी सीखना पड़ता है कि हमारी एनर्जी किस इसमें जाया करनी चाहिए और किस में नहीं। ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अब लाइटिंग अगर हमारे ऊपर नहीं है, हम अंधेरे में हैं और उससे वही मूड क्रिएट कर रहे हैं निर्देशक, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी एनर्जी जाया करें और अभिनय करें अंधेरे में। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी सीखनी पड़ती है, लेकिन खास फर्क नहीं है। जो मूलतः अगर सीखने की इच्छा है ना,
तो कोई भी माध्यम में आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए अभिनय क्या है? क्या समझती हैं आप? अभिनय को क्या मानती हैं? अपने जीवन में जैसा आपने कहा कि बड़े पर्दे पर एक कलाकार जो होता है वो एकमात्र एक हिस्सा होता है उस जी। पर्दे का। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संगीत भी होती है, लाइटिंग भी होती है जी। और जो एटमॉस्फेयर जिस तरह से डायरेक्टर क्रिएट करता है वो एटमॉस्फेयर होता है कुल बिल्कुल। मिलाकर के। इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। इसी तरह से अभिनय भी एक चीज़ जी, है। जी। आपने अपने उस पर्दे का कितना हिस्सा अभिनय को दे रखा है? मेरे ख़्याल से चूँकि ये मेरा व्यवसाय है, हुँ। अभिनय तो मैं व्यवसाय के अलावा भी करती हूँ। अपने जीवन में हर कोई करता है अभिनय, हाँ। लेकिन उसको मैं ध्यान में नहीं रख रही हूँ अब। मेरे ख़्याल से 40% मेरी अच्छा। ज़िंदगी का हिस्सा अभिनय है। अच्छा, तो बाकी का 60% क्या है? बाकी मेरा परिवार, अच्छा। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। और फिर मेरी दूसरी अन्य हॉबीज़ जो हैं, जैसे पढ़ने का बहुत शौक है, या मैं बहुत ज़्यादा टेलीविज़न भी देखती हूँ, अच्छे नाटक और अच्छे फ़िल्म्स देखती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? ज़्यादातर फ़िक्शन, अच्छा। जिसमें मुझे गैब्रिएल गार्सिया मार्केज़ बहुत पसंद हैं। अच्छा। अभी-अभी मैंने अमृतलाल नागर की मानस का हंस पढ़ी। एक गीत सुनाइए कुछ अच्छा-सा। जी, हम कहते हैं कि पुराने गाने बहुत याद रहते हैं और नए गाने इतने ज़्यादा याद नहीं रहते क्योंकि उनमें उतनी मधुरता नहीं होती। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे नए भी गीत हैं जो मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनमें से एक है रोजा फ़िल्म का दिल है छोटा-सा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। अच्छा, कभी खाना-वाना बनाती हैं? बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ। मुझे खाना बनाना और बेसिकली मैं खाना पसंद नहीं करती खुद। अच्छा। मैं बहुत कम खाती हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे तो लगता है कि खाना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब मैं ये सोचती हूँ। लेकिन मैं बनाकर दूसरों को खिलाना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि अच्छा, अच्छा, वो अगर मतलब खुश होके खाए ना तो जी। उस जैसा सुख नहीं है। अच्छा, क्या किस तरह की डिशेज़ आप बनाती हैं? क्या खाना बनाना पसंद करती मैं हैं? शुद्ध शाकाहारी हूँ अच्छा। खुद, लेकिन मैं नॉनवेज बना सकती हूँ क्योंकि हमारे घर में बाकी जो लोग हैं
जी। वो खाते हैं जी। चाव से। जी। तो नॉनवेज में मैं चिकन करी बहुत अच्छा बनाती हूँ और अच्छा। प्रॉन, फ्राइड प्रॉन्स। अच्छा। लेकिन वेजिटेरियन डिशेस में हमारी एक मराठी स्पेशलिटी है मसाले भात। जी। वो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा। और बाकी आलू सबसे पसंदीदा सब्जी है मेरी, बहुत अच्छा, कॉमन अच्छा, सी, अच्छा। लेकिन वो भी अच्छा बनाती हूँ आलू। अच्छा। वाह! इस चिकन करी के बाद, इस प्रॉन फ्राइड के बाद एक गीत सुन लें। गाने का नशा भी। ये मेरे पसंदीदा कलाकार हैं आमिर खान। उनका गीत है पहला नशा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। आपने इतनी सी उम्र में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, आपको कामयाबी मिली है, और आगे वो मंजिल जो दूर सामने नज़र आती है इंसान को, जहाँ पहुँचने के लिए वो बेताब रहता जी। है, वो मंजिल कौन सी है? मुझे निर्देशक बनना है। अच्छा। मतलब मुझे अभिनय अब कम करना है, क्योंकि ये जो माध्यम है वो निर्देशक का माध्यम है, और मैं हमेशा वही करना चाहती हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो सब चीज़ों पर, और जिसकी मैं मतलब अगर लोगों को पसंद ना आए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूँ, और अगर पसंद आए तो भी मैं लूँ। तो ये है, क्योंकि अभिनय में अगर किसी को कुछ रोल पसंद नहीं आया तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई राइटर ने अच्छी तरह से लिखा नहीं, या निर्देशक ने अच्छी तरह से निर्देशन नहीं दिया, लेकिन निर्देशक को कोई छूट नहीं है ऐसा कुछ कहने की। तो मुझे लगता है कि वो मुझे करना है, और उस दिशा में मैं जा रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ। जैसा कि मैं कुछ धारावाहिकों की कल्पनाएं हैं मेरे दिमाग में, वो मैं अब कागज़ पर उतारना मैंने शुरू कर दिया है। तो अगर आप सबके ब्लेसिंग्स हो तो हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। रेणुका जी, अब गीत कौन सा सुना रही हैं? कौन सा सुनाऊं?
आप अपनी पसंद का सुनाइए। देखिए, हमारे श्रोता आज वही सब कुछ सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा, मेरी फिल्म मासूम का एक गीत सुनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए खास, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो ये गीत है मासूम का छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, ना दिन जा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले आधनिया, एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले आधनिया, पैसे देके दुकानदार से मैं बोला बाबू दे दो धनिया, बड़ा सा कागज लेकर उसने रख दिया उसमें थोड़ा सा धनिया, मैंने बोला बाबू बनिया कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बाजू में, धनिये को रखो तराजू में, सुन मेरी बात वो रहा न काबू में, क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को थकता है शोर मचाऊं मैं, उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे, टुप टुप टप टप, टुप टुप टप टप, उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे, बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। रेणुका जी, आमतौर पर जो कलाकार होते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि हम सब तरह के रोल करें, जी। चाहे वो सीरियस रोल हो, कॉमेडी हो, चाहे विलन का रोल या वैम्प जी। का रोल हो। अ, इस तरह की एक तमन्ना हर व्यक्ति के दिल में, हर कलाकार के दिल में रहती है। कहीं आपके दिल में भी ऐसी कोई तमन्ना हाँ, है? है। मुझे तो क्या मेरी आप बहुत क्या ख्वाहिश करना है कि चाहते हैं? मैं किस किस तरह के रोल करना नेगेटिव चाहते हैं? रोल करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल। अच्छा। मतलब हंस के लोगों को डराऊं मैं। अच्छा। ईश्वर आपकी ये इच्छा पूरी करे और आप ऐसा कोई रोल करें और ऐसा कोई रोल करके हमें खूब डराएं, हंस करके हमें डराएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। रेणुका जी, एक गाना तो और सुनाइए ना। हाँ, जरूर। ये फिल्म अर्थ का गीत है, झुकी झुकी सी नजर। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता,
अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। रेणुका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी अपने विषय में, अपनी फिल्मों के विषय में, अपने सीरियल्स के विषय में। आपने जो ज्ञान बढ़ाया हमारा। नहीं मेरा ज्ञान बढ़ा है, बल्कि आप जब सवाल पूछते हैं जवाब देते वक्त हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। आप सुन रहे थे रंगमंच टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री रेणुका शहाने से महेंद्र मोदी की बातचीत। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें मिला मिलिंद जोशी से। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे